हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। आप सबको मेरी वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है और आज आप लोगों के बीच आ गए क्योंकि सबको पता है कि विकास भैया जब भी आएंगे ऑथेंटिक न्यूज़ ही देकर आएंगे। देखो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हो चुकी है और मुझे अब लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि आज यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होगी जिसमें एकदम सच बताया जाएगा कि हाँ, रियलिटी क्या है। देखो, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं बच्चों के बीच में। बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं कि रेलवे ये कर रहा है, रेलवे ने ये कर दिया हमारे साथ, अब हम रेलवे में कई फॉर्म नहीं भरेंगे सर, हम रेलवे से परेशान हो गए, बहुत सारी चीज़ें। बट सच क्या है कोई नहीं बता रहा, तो आपको डरने की ज़रूरत है क्या? आपको आगे क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शानदार है, ठीक है। मैं कोई फेक बातें नहीं करूंगा, रियलिटी है, सच जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो पड़ी थी भाई, उनको अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी, ठीक है। बट मैं आपको टू द पॉइंट सच्चाई बताऊंगा और आपको भी ट्रस्ट है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ ऑथेंटिक चीज़ें लेकर आता हूँ, चाहे लेट से आऊँगा पर सटीक चीज़ें लेकर आऊँगा। मेरे दोस्त, आपने ये नोटिस देखा होगा, ठीक है। अब वायरल नोटिस की सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि सच्चाई क्या है, पूरा सच क्या है। ये नोटिस वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट हम सच पर बात करेंगे। मैं इस चैनल पे दो सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है। सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ और दूसरा दोपहर में 1 बजे, ठीक है। सुबह 9 बजे मेरी क्लास चलती है, ठीक है, आपकी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद 10 बजे चलती है अनु मैम की क्लास और ये शाम को 3 बजे 3 PM ये चलती है रीजनिंग का बैच है। 30 दिन के अंदर पूरा आपका बैच खत्म हो रहा है, तो आप यहाँ से अपने चैनल को जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर करा सकते हैं। हमेशा फ्री कंटेंट देता हूँ, टॉपिक वाइज, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट मैराथन, सब कुछ, बुक्स वगैरह सब फ्री मटेरियल, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए, वायरल नोटिस को मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर असलियत क्या है। ये नोटिस वायरल हुआ, तो ये नोटिस हुआ, ये 24 अप्रैल को वायरल हुआ। इसका मैन पावर रेशनलाइजेशन क्या है, इसका जो कुल प्रतिशत कह रहे हैं कि कर्मचारियों का 2% हटा दिया जाए तो कितना होगा, क्या कुल 2968 पद जो है वो सभी रीजन को मिलाकर है या सिर्फ एक ही रीजन के हैं? यह रेलवे को खत्म करने का नोटिस नहीं है, बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, बल्कि एक प्रशासनिक मैन पावर रेशनलाइजेशन प्रक्रिया है। मेरे दोस्त, इस नोटिस के बारे में मैं आपको बताऊं, एक दो यूट्यूब पर वीडियो आपने देखी होगी, कह रहे कि इतने लाख लोग बाहर कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, इतनी सारी चीटें मार दी गई, लाखों में गिनतियां हो रही थी। देखो, 2% का सच ये है कि जो रेलवे मैन पावर का वास्तविक मैं मानना है ये है कि कुल रेलवे कर्मचारी 14,80,455 है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियुक्त है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिरेंडर किए जाने वाले जो पद हैं वो 2968 है, तो कुल संख्या का कितना है, मात्र 2% है। यहाँ आप खुद बताइए, जैसे एसआर रीजन में कुल कितने हैं, 95,322 कर्मचारियों में से केवल 1906 पद को ही सरेंडर किया जाएगा, तो यह समुद्र में से सिर्फ एक बूंद के समान है मेरे भाई। 95,000 में से 1906 को ही सरेंडर किया जा रहा है, इसका मतलब कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू हुई। अब आपने इस नोटिस के माध्यम से सारी बातें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सारी बातें आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब बात, अभी हमने किसकी बात की थी, अभी मैंने किसकी बात की थी, मैंने यहाँ पर बात की एसआर रीजन में, ठीक है, 95,322, ठीक है, एसआर रीजन में है ना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसआर रीजन, ठीक है। अब एसआर रीजन ये रहा, देखो 95,322 में 1906 को, ठीक है। इस प्रकार जो हो रहे हैं 14,80,455 में कितने, सिर्फ 29,608, सिर्फ 29,608 ही लोग सिलेंडर हुए हैं, मतलब इतने लोगों को ही किया जाए, इतनी सीटों को। तो कहने का मतलब है, वास्तविकता ये है कि इतने से क्या होगा, जो लोगों ने भ्रम आपके माइंड में बना दिया कि आपकी 2024-25 की भर्तियों पर इसका असर पड़ेगा, तो भ्रम ये है कि एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन की जो आने वाली वैकेंसी है वो कम कर दी जाएंगी या रोक दी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मन में है कि 2024-25 में रेलवे अब नई भर्तियां नहीं कराएगा 2024-25 के बाद, तो ये भी मन का आपका भ्रम है, मिथ है। सच्चाई की बात करेंगे तो एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन पूरी तरीके से सुरक्षित है। 2024-25 की किसी भी घोषित की गई आगामी आने वाली भर्ती पर उसका 0% भी, इतना सब 0.1% भी असर नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखिएगा। इन पदों की ज्वाइनिंग और परीक्षाएं अपने तय समय पर होगी, इनका इससे कोई मतलब नहीं है। अब सच्चाई क्या है,
ये सरेंडर का असली कारण क्या है, ठीक है। और दूसरा रैशनलाइजेशन कैसे काम करता है इसको समझा देता हूँ, फैक्ट पर काम करता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए कई तकनीकी का आगमन, जैसे आपको पता होगा जैसे ऑटोमेशन और आपका डिजिटल कार्य प्रणाली को अपनाते हैं। पुराने पद का अनावश्यक मतलब जैसे खलासी हो गया, आपका पेज बॉय हो गए, है ना, जैसे पदों की उपयोगिता खत्म होना। पदों का सरेंडर या रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जरूरत के अनुसार नई जगह शिफ्ट करना। और मुख्य कार्यों पर फोकस, जैसे सिर्फ 80 लोगों का काम होने पर 100 की जगह 80 ही काम करेंगे। यानी क्या होता था, जैसे कहीं पर 80 लोगों को काम है तो वहां 100 लोग छोड़ रखे हैं, है ना। तो क्या होता था, इससे लोगों का काम, जैसे आजकल देखो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, जैसे मान लो एयरपोर्ट पे देखो प्राइवेट जॉब है, बट वहां पर अगर किसी को 8,000 10,000 दे रहे हैं तो वो प्रॉपर काम कर रहा है, दिन में 3 बार झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सब काम कर रहा है ना। बट सरकारी में क्या है कि अगर हम बात करें अपने ग्रुप डी में तो 32,000 सैलरी मिल रही है, 32,000 34,000 सैलरी मिलती है। पर उतने में भी क्या करते हैं वो लोग, किसी और बंदे को वहां पर लगा देते हैं, कुछ भी चलता रहता है ना। तो यहाँ पर अगर 80 लोगों का काम है तो 80 लोगों को ही रखा जाएगा, इस तरीके से रणनीति को लागू किया जाएगा। अब इसके बाद मैं समझा देता हूं, आर्थिक गणित ये है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभाव, इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्या क्या चीजें हैं। देखिए 8वें वेतन लगते ही अब क्या होगा, 8वें वेतन जब लगेगा तो ग्रुप डी में कर्मचारी यानी जो साफ सफाई वाला वर्क है, आपको 8वें वेतन के बाद 45,000 के लगभग 42 से 45,000 आपको सैलरी मिलेगी, 8 पे कमीशन लगते हैं। तो समस्या यह है कि इतने उच्च वेतन पर कर्मचारी से केवल सफाई करवाना आर्थिक रूप से सही नहीं होगा। इस चीज पर क्या किया गया, डिस्कशन किया गया। तो लागत ज्यादा है, सरकार को लगभग अनुकूलन के जो गैर प्रमुख कार्य हैं यानी नॉन केयर टास्क के लिए सही विकल्प चुनने के लिए मजबूर करती है। कार्य क्षमता क्या है, बहुत कम है, और आपका लागत ज्यादा लग रही है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएं तो प्राइवेट जो आउट सर्विस जो एजेंसियां होती हैं वो 8 से 10,000 प्रतिमाह देती हैं और बेहतर सफाई, और सरकारी कर्मचारियों को केवल देखरेख और मुख्य कार्य, ठीक है, यानी कि लिमिटेड कार्य है, कितना ही कार्य तुम्हें करना है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। बट यहाँ पर वही लोग हैं, उनसे सब कुछ, जो ग्रुप डी के लोग हैं उनसे सब कुछ कराना चाह रहे हैं ये लोग, है ना। पर आपका क्या है, यहाँ पर काम सारे करवा, सफाई भी करवा लेंगे, ठीक है, जो आपके बॉक्स जैसे गाड़ियों में ट्रेन में बॉक्स डालने वो भी करवा, सारा काम उनसे करवा लेंगे, ठीक है। पर समझ गए ना। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि कोर डायग्नोस्टिक यानी कि कौन से पद सुरक्षित हैं और कौन से खतरे में है। तो आपके मन का ये डर खत्म कर देता हूं। चलिए अब समझते हैं कि कौन सेफ्टी कैटेगरी में आएगा और कौन नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आएगा। तो आप लोग सेफ है क्या, तो सेफ पद कौन से, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी, स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनर, गार्ड्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, यानी कि ये सभी जो पोस्ट है इन्हें कभी सरेंडर या प्राइवेट नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कारण ये है कि हजारों यात्रियों की जान और ट्रेन ऑपरेशन इन पर ही निर्भर करता है, ठीक है। और एआई या मशीन इंसान का विकल्प नहीं बन सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में कौन आएगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यानी सरेंडर का जो हाई रिस्क जिन पर रहने वाला है वो पद, जैसे खलासी हो गया, चपरासी हो गया, प्योन हो गए, बेसिक सफाई कर्मचारी हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जिन्हें लगातार आउटसोर्स या सरेंडर किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीधे तौर पर ट्रेन संचालन या सुरक्षा से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है, सिर्फ रेलवे ही नहीं पूरी सरकार में चल रही है ये प्रक्रिया, क्या सच है, आइए समझा देता हूं। ये मिथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मिथ नहीं है। अगर आपको शायद ये लग रहा हो कि विकास भैया ये मिथ तो नहीं है, आइए समझा देता हूं। आप एसएससी में डीओपीटी है, इन्होंने नीति क्या है इनकी कि जो पद 5 साल से अधिक खाली रहते हैं उन पर भर्ती नहीं होती, उन्हें सरेंडर कर दिया जाता है। ये सीधा एसएससी डीओपीटी का निर्देश, सीधा क्या नीति है, जो पद 5 साल से अधिक खाली रहते हैं उन पर भर्ती नहीं होती, उन्हें सीधा सरेंडर कर दिया जाता है, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। रक्षा मंत्रालय स्थिति वहां की देखो भाई, हाल ही में 3,000 अनावश्यक पदों को समाप्त करने की योजना बनी और आपका कमेटी बैठाई गई, ठीक है। वित्त मंत्रालय में देख लो, 2020 का आधिकारिक नोटिस है, गैर कार्यात्मक पदों को सरेंडर करने का आदेश दिया। तो सिर्फ आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ हमारे आरआरबी में ऐसा पहली बार हो रहा है, इसीलिए आपको ये लगा अचानक से, बाकी ये चीजें पहले से आपकी प्रक्रिया में रही है। यहां तो 2020 की बात चल रही है, ठीक है मेरे भाई।
निष्कर्ष यह है कि यह एक सतत और सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, घबराने का विषय नहीं है जिससे आप लोग बड़े ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। तो आने वाली जो वैकेंसीज चल रही हैं, ना तो इसका इससे कोई मतलब है, ना संबंध है, और ना ही आने वाली वैकेंसी से इसका कोई मतलब है। समझ गए? ये जो कुछ पद हैं जो अभी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर कोई सी मान ली सीआर में, ईआर में, कहीं भी जो वैकेंसी जितनी होती है, आपको लग रहा है कि वहां पर हमें 100 लोगों की आवश्यकता है या 500 लोगों की आवश्यकता है, तो जितनी आवश्यकता है उतने ही हमारे कर्मचारी होने चाहिए। बात इतनी है, ठीक है। अगर किसी में 100 कर्मचारी होने चाहिए तो वहां पर 150 काम कर रहे हैं, तो वहां 50 की जरूरत नहीं है। समझ गए? और जहां पर उन्हें लगता था कि 100 की जरूरत है और 80 में ही काम चल पा रहा है, तो वहां 100 को रखने की जरूरत नहीं है। यानी जितना काम है उसी के अकॉर्डिंग कर्मचारी रखे जाएंगे वहां पर। समझ गए? तो ये जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, इनमें फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंकड़े का प्रमाण यह है कि मुख्य पदों की वैकेंसियां कम नहीं है, बढ़ ही रही है। एएलपी में देख लो, पिछली वैकेंसी 9,970 थी, वर्तमान में 11,127 है, वृद्धि ही हुई है, घटी नहीं है। टेक्नीशियन में पिछली 5,600 थी, वर्तमान में कितनी 6565 आई है, बढ़ी ही है, घटी नहीं है दोस्त। क्योंकि ये चीजें पहले से चल रही हैं, आज आपके सामने आंकड़ा आ रहा है ना, ये जो चीजें तो पहले सोचकर चल रहे हैं ना। तो नॉन सेफ्टी पद हटाए जा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और टेक्निकल पदों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त, अंतिम निष्कर्ष यही है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। जो मैंने पॉइंट आपके थंबनेल पे भी लिखा था कि आप लोग याद रखना, मेरी वीडियो ऐसी मिलेगी कि आप लास्ट में थैंक यू बोलोगे मेरे भाई। तो मैंने सटीकता से बता दिया कि YouTube पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी मेरे भाई। सब लोग आपको बरगला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, अब आपको समझ में आ गया। बाकी रोजाना अपने अपने आप ही नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, रेगुलर टाइम पर आ जाओ, फिक्स है टाइम क्लास का, टाइम से पढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी वीडियो से दूर रहना है भाई साहब। आपका 3,000 पदों का जो सिलेंडर आपकी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। रेलवे का एक सतत प्रक्रिया है ये, ठीक है, उस पर तहत वो काम कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई पढ़ाई करना है, बाकी इन सब चीजों से अब आपका दूर दूर से कोई नाता नहीं, ठीक है भाई। अपना ये लोग अपनी सरकारी प्रक्रिया को निभा रहे हैं, आप पढ़ाई पर निर्भर रहिए, ठीक है। और अपना पढ़ते रहिए, आप वहां से बिल्कुल दूर रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त। बाकी मैंने आपको बताया सुबह 9 बजे आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कल हमारा ग्रुप डी का यहाँ पर सेट लगेगा, ठीक है, मॉर्निंग में, तो टाइम पे आ जाना। और 10 बजे आपकी चलती है मेरे भाई 10 मिनट्स हो, यानी कि जीके की क्लास, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये चलती है जो आप रीजनिंग अगर कवर करना चाहते हैं सिर्फ 30 दिन के अंदर, तो आप जुड़िए हमसे दोपहर 3 बजे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, एक बार आप लोग का बहुत बहुत प्यार मिला, धन्यवाद दोस्तों।